धातु इलेक्ट्रोड कोई खास ज़रूरत नहीं है पढ़ने की भी इसको, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा। धातु इलेक्ट्रोड, जब धातु आयन और धातु के बीच में साम्यावस्था कंडीशन होती है उसे धातु इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे ये कोई मेटेलिक आयन है और ये मेटल है, इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है तो फिर धातु इलेक्ट्रोड। गैस मतलब कोई भी आयन हो और वो गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, जैसे H+ है हाइड्रोजन गैस, Cl2 है क्लोराइड। तो आयनों और गैस के बीच में जब इक्विलिब्रियम हो। अवेलेबल, कोई लैंग्वेज से मतलब नहीं, बिल्कुल कंडीशन समझेंगे। जब कोई भी ऐसा सॉल्ट हो जो कि वीकली सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, कह सकते हैं अवेलेबल, वो लवण और उसके किसी भी धातु या आयन के रूप में यदि साम्यावस्था होती, साम्यावस्था यहाँ शो नहीं की गई, इक्विलिब्रियम लगा लेंगे, तो उसे कहते हैं अविलेय लवण इलेक्ट्रोड। और अगर ऑक्सीकृत रूप और अपचयित रूप के बीच में होती है, जैसे Fe3+ है, इसका अपचयन हो रहा है, Ce4+ है, 3+ के रूप में अपचयन हो रहा है, तो समझ गए होंगे ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड हो गया। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का वो रिडक्शन वाला पार्ट ऊपर होता है और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट नीचे होता है। एक तो कंडीशन, ये बहुत सी कंडीशन है इसकी, थोड़ा समझेंगे, ठीक है ना। और जब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, आप लोग ये देख रहे होंगे, आर की वैल्यू टी को 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग पुट किया जाता है, एफ की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ी होगी। सारी वैल्यू को पुट करके जब निकाला जाता है तो ये आ जाता है, केवल एन बचा रहता है। तो दो कंडीशनें हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर इक्वेशन है जिसमें आर टी लिखते हैं, वो जनरल इक्वेशन है, मतलब किसी भी डिग्री सेल्सियस की। और अभी मैंने बताया कि जब किसे क्या कहते हैं, सब कुछ हो गया। E=E0 होता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब ना ही ऑक्सीडेशन हो ना ही रिडक्शन हो, तो जाहिर सी बात है वैल्यू सेम हो गई 1, और ये वैल्यू पूरी होगी 0, और 0 हो गई तो E=E0 हो जाएगा। इसमें कोई खास था नहीं, ये मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे इसकी कैसे क्या निकालते हैं, ठीक। Q की वैल्यू, Q की वैल्यू के लिए पीछे मैंने कहा था, तो Q है क्या है, कोई एक इक्वेशन लिख के दे दी है आपको। ये ध्यान रखना, किसी भी सॉलिड या किसी भी लिक्विड, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होती है 1 होती है, मतलब उनकी जो मोलर सांद्रता होती है, मोलर कंसंट्रेशन, उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी भी सॉलिड पार्ट की या लिक्विड पार्ट की, प्योरली सोल्यूशन की निकालने में। तो ये एक इक्वेशन दे दी गई। जैसे हम लोग KC इक्वल करके एक फॉर्मूला लिखते थे, Q इक्वल करके भी लिखते थे, तो Q इक्वल क्या हो गया, Q कब लिखते हैं, जब इक्विलिब्रियम ना हो, और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो KC लिख देते हैं, बस इतना डिफरेंस है। Q इक्वल एक्टिव मास ऑफ Zn, ऊपर आना चाहिए, इसको नहीं किया गया है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ उसको। जैसे ये रिएक्शन है, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया Zn। अब ये सॉलिड पार्ट है, प्लस या माइनस दिखे तो वो एक्वस पार्ट होता है। Q की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, एक्टिव मास ऑफ Zn अपॉन में एक्टिव मास ऑफ Zn2+, ऐसे लिख दिया। ये सॉलिड वाला पार्ट था, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से कोई मतलब नहीं, एलिमेंट हो या आयन हो, ठीक है, खत्म। इसी तरह से ये दिख रहा होगा, गैस वाले को भी देखते हैं, जैसे H+ करके लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, H2 गैस बनाता है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बनता है। इसके लिए Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, अब यहाँ ही गैस ही फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में है, तो गैस के लिए एक्टिव मास नहीं लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिखेंगे, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं पावर में आते हैं। H+ के लिए कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ H+। तो इस तरह से ये चीज़ें ध्यान रखनी, Q की वैल्यू कैसे क्या निकालेंगे, ठीक है। बाकी वैल्यू आपको दी जाएंगी, तो Q की वैल्यू इस तरह से निकालना सीख लेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड विभव की मापन को कैसे किया जाता है, इसकी कंडीशन वैसे हम बता चुके हैं, लेकिन पूरे डायग्राम से रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करेंगे सबसे लास्ट में इस पॉइंट को, ठीक। कैसा चिन्ह पर पार्टी मैंने बताया था, कैसा साइन होता है, किसको क्या साइन दिया गया है, किस बेस पर, एनोड कैथोड, वो भी बताऊंगा। ये लास्ट टॉपिक, ये दोनों Q के रीजन के साथ आगे बताए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुप्रयोग की, मतलब एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनका एप्लीकेशन क्या क्या है,
अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग तो यही है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं किसे? कोई भी मेटल जो हमें पता है उस मेटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने पर जो सीरीज मिलती है उस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, अब उस विद्युत रासायनिक श्रेणी का यूज क्या है, कैसे अप्लाई करना है, उसके लक्षण क्या है, इन सब की बात करनी है हमें। याद कैसे करना है, ये सीरीज है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे कम वैल्यू मतलब माइनस में होती वैल्यू ध्यान रखेंगे। सबसे कम वैल्यू लिथियम की होती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। याद करने का बिल्कुल सीधा तरीका, इसके लिए एक सबसे लास्ट में नोट्स भी लिखे थे मैंने। लिख बसर का नाम गालमन जिंकर फेकड़ कोनी सुनो प्रभात है कौन इधर आगे होगा ब्रह्मानंद पंडित और कलावती सोना लाइन फ्री। ठीक, ये पूरा प्रोसेस हिंदी मीडियम वाले में लिखा था मैंने, तो उससे एक बार आपको देख लेना है। लर्न करने का कॉन्सेप्ट लिखवाया था मैंने और उसको ज़रूर लर्न कर लेंगे सभी लोग, लिख लेंगे। ये रहा प्रोसेस, देख लेते हैं एक बार। ये लिख बसर का नाम गालमन जिंकर फेकट कोनी सुनो प्रभात है कौन इधर आगे होगा ब्रह्मानंद पंडित और कलावती सोना लाइन फ्री। ये लर्न कर लेंगे। इसी के बेस पर आप देखिए इसको बनाया गया है। लिख बसर का नाम, इतने को मिला पड़ी, नाम गाल मन जिंकर फेकड़ कोनी सुनो प्रभात है कौन इधर आगे होगा ब्रह्मानंद पंडित और कलावती सोना लाइन फ्री। ठीक, तो इस तरह से आपको सीरीज ये वाली लर्न कर लेनी है, इसका बहुत यूज है। अब इसके लक्षण, क्या लक्षण दिया गया है, आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, केवल एक कंडीशन बता दे रहा हूँ मैं। जो सीरीज बनाई गई है उस सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर सभी एक्टिव वालों को रखा गया है जो अधिक क्रियाशील हैं। उनके जो मानक अपचयन विभव हैं, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू निगेटिव होती है, ये बताया गया। दूसरा लक्षण, जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बताया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पॉजिटिव होता है। जो हाइड्रोजन से ऊपर है उनकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी सी कह सकते हैं ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर रिड्यूसिंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक ना, ऊपर वालों की अगर ज़्यादा होगी तो नीचे वालों की कम होगी, हाइड्रोजन से सीधे। ठीक है, फिर इसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। अभी केवल हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव का एक पॉइंट पढ़ा, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसी के अंडर में सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग। सक्रियता आपको याद रखनी है, मतलब एक्टिविटी टॉप टू बॉटम में डिक्रीज करती है, ऊपर से नीचे में डिक्रीज करती है एक्टिविटी। धनवित्तीय लक्षण डिक्रीज करता है। विस्थापन अपक्रियाएं, आपको पता है कि जो ऊपर प्रेजेंट होता है वो नीचे वाले किसी भी यौगिक से उसके मेटल को रिमूव कर देता है। अभी इतना याद रखना, क्वेश्चन में इसकी लगवाऊंगा। फिर धातुओं की अपचायक क्षमता, ये भी टॉप टू बॉटम में डिक्रीज करती है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की टेंडेंसी, ये ध्यान रखेंगे। सिल्वर से अधिक जो धनवित्तीय होते हैं, मतलब जो सिल्वर के ऊपर होंगे उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उनकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा नीचे चलते जाएंगे उतनी ज़्यादा टेंडेंसी डिक्रीज करती जाएगी। तापीय अपघटन, गर्म करने पर टूटते हैं। जो अति क्षीण धनवित्तीय उत्कृष्ट धातुओं नीचे, मतलब कॉपर और कॉपर से नीचे जो होते हैं उनको उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। और उत्कृष्ट धातुओं के जो होते हैं ऑक्साइड, वो गर्म करने पर कह सकते हो कि आसानी से छिड़ जाते हैं। धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयन, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है, लेकिन किनका होता है? आयरन से जो नीचे होते हैं, ये आयरन से नीचे हैं, इनका अपचयन हो जाएगा धातु के रूप में, अगर किसी का नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। और ये भी देख लेते हैं, ये अधिक सक्रिय है, सिल्वर कम सक्रिय, विस्थापित कर दिया, तो ये वही उसी का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट जो है इसकी बात करते हैं बाद में।